तारीख थी 18 मई 1974 और जगह थी राजस्थान का जैसलमेर, जब इंडियन आर्मी ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। जब ये खबर बाहर आई तो इसके जवाब में उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर रहेगा, भले से उसके लिए पाकिस्तानियों को घास की बनी हुई रोटी क्यों न खानी पड़े। न्यूक्लियर वेपन्स तो पाकिस्तान ने बना लिए, बल्कि इंडिया से भी ज्यादा बना लिए, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के कहे गए ये अल्फाज शायद पाकिस्तान की किस्मत बन गए थे। आज की डेट में पाकिस्तान सच में उस जगह खड़ा है जहां से कुछ दिनों बाद पाकिस्तानियों को शायद सच में घास की बनी हुई रोटियां खानी पड़े। एक एवरेज पाकिस्तानी महीने के 2855 इंडियन रुपीस ही कमा पाता है। इतनी कम इनकम होने के बावजूद वहां पर आटा 320 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगा है। शुगर का रेट भी 120 रुपए पर किलो है और ये भी ऑल टाइम हाई पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब शहर घोषित कर दिया है। ये सारे चोर हैं, बिल गले में डाल के खुदकुशी कर रहे हैं। इसका तो यही है कि भाई बिल ना। Pakistani traders went on a strike. Now, on one hand, Pakistan is facing its worst economic crisis. Now, the economic crisis in Pakistan has hurt the way people celebrate festivals. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वक्त कल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन समेत हर चीज में ऑल टाइम लो पर है। हालात इतने खराब है कि ऐसी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां माँ बाप अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हैं। लोगों की मंथली इनकम से 3 गुना ज्यादा तो वहां पर सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, एलिट क्लास और आर्मी जनरल्स बहुत मजे में हैं। फाइनेंशियल डिफरेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 20 सबसे अमीर लोगों की कुल जायदाद इस देश की जीडीपी के 10% से भी ज्यादा है। लेकिन 22 करोड़ लोगों की आबादी वाला ये देश, जिसकी 25% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रही है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब पाकिस्तान हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। साल 1962 में पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को ने अपना पहला स्पेस मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ये वो जमाना था जब इसरो जैसी एजेंसी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। पाकिस्तान की करेंसी इतनी मजबूत थी कि 1972 में एक अमेरिकी डॉलर 4 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर होता था। तो एक लाजमी सवाल पैदा होता है कि एक जमाने में तेजी से गिरो होता पाकिस्तान आज टूटने की कगार पर कैसे पहुंचा और हालात इतने बदतर कैसे हो गए कि आज वहां के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, आज के दौर में इंडिया हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज समेत लगभग हर फील्ड में पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया ही नहीं, 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में है। जहां पाकिस्तान की जीडीपी 347 बिलियन डॉलर है, वहीं बांग्लादेश 411 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। यही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो साल 2030 तक बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से डबल हो जाएगी। 13 अगस्त 1947 का रेडियो लाहौर का ये अनाउंसमेंट सुनिए। 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अब ठीक एक दिन बाद 14 अगस्त 1947 का सेम रेडियो लाहौर का अनाउंसमेंट कुछ यूं था। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। बंटवारा हो गया और शुरुआत में पाकिस्तान काफी लड़खड़ाया भी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 11 साल के अंदर पाकिस्तान में 7 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। आखिरकार 1958 में जनरल अयूब खान तख्ता पलट करके मार्शल लॉ लगाते हैं और यहीं से पाकिस्तान तरक्की की राह पकड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो 1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफी स्पीड पकड़ती है। अयूब खान की गवर्नमेंट ने भी हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में काफी इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान में पहली ऑयल रिफाइनरी भी अयूब खान के दौर में ही बनाई गई और इन्हीं के दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान भर में लगाई गई। उस वक्त जहां पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए खोल दिया था और वो दुनिया के कई देशों से जमकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा था, वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की इकोनॉमी को बंद कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% की थी, वहीं इंडिया सिर्फ 4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1970s आते आते सब कुछ अचानक से बदल गया। उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा था, जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में अच्छी खासी इंडस्ट्रीज थी,
लेकिन एक देश होते हुए भी ये वेस्ट पाकिस्तान से काफी पिछड़ा हुआ था। इन दोनों हिस्सों में इतना डिफरेंस था कि वेस्ट पाकिस्तान की पर पर्सन इनकम 504 रुपए थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान की पर पर्सन इनकम 300 रुपए के आसपास थी। ईस्ट पाकिस्तान के साथ सौतेलापन इस हद तक था कि एक देश होते हुए भी ईस्ट पाकिस्तान में बने सामान को वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए उस पर टैरिफ लगाया जाता था। ईस्ट पाकिस्तान जिसमें मोस्टली बंगालीज थे वो इस भेदभाव से काफी तंग थे। नवंबर 1970 में एक बहुत भयंकर साइक्लोन ईस्ट पाकिस्तान से टकराया। इस साइक्लोन को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे भयानक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। लगभग 5 लाख बंगाली इस साइक्लोन में मारे गए थे और उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले इलेक्शन में उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम याहिया खान ईस्ट पाकिस्तान से बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन याहिया खान ने वोटिंग को फेक बताया और इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने बंगालियों को सबक सिखाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी भी भेज दी, जिसने वहां मार धाड़ शुरू कर दी और लाखों बंगाली अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई और एज अ रिजल्ट 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और वर्ल्ड मैप पर एक और देश उभरा, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर में पाकिस्तान के लगभग $10 बिलियन खर्च हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान गवा बैठा था, जहां उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। साथ ही साथ बांग्लादेश की सी रूट की मदद से भी पाकिस्तान कई देशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाता था, जो अब पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की बैंक्स और अक्सर इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेस तेजी से खत्म होने लगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स हाथ पीछे खींचने लगे और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज भी देश छोड़कर अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ निकल गई। आखिरकार 1977 में पाकिस्तानी आर्मी जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर उन्हें जेल में डाल दिया और फिर फांसी पर लटका दिया। 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और अमेरिका ने मुजाहिदीन की मदद की रशिया से लड़ने के लिए। ऐसे में बहुत पाकिस्तानी मुजाहिदीन बनकर अफगानिस्तान चले गए और इस जंग का हिस्सा बन गए। 1989 में ये सोवियत अफगानिस्तान वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई थी। जनरल जियाउल हक पाकिस्तानी इतिहास में पहले इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में इस्लाम का नाम यूज किया था। यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज को ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्हें सत्ता में आना है तो उन्हें खुद को प्रो इस्लाम शो करना होगा। हर पार्टी खुद को सामने वाले से ज्यादा प्रो इस्लाम दिखाने की कोशिश में लग गई। इस कंपटीशन की वजह से कई सारे वायलेंट ग्रुप भी वजूद में आए थे। 1989 में जियाउल हक प्लेन क्रैश में मारे गए कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया और उनकी मौत के साथ ही पाकिस्तान बदतरीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया। उनकी मौत के अगले 11 साल तक पाकिस्तान में 9 बार सरकारें बनी और गिरी। यहाँ से पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ वगैरह में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी पूरी इकोनॉमी फॉरेन डेब्ट पर डिपेंड कर दी। अब जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस होता तो इसकी गवर्नमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास कर्जा लेने चली जाती। साल 1998 से लेकर आज तक इन 25 सालों में इंडिया ने सिर्फ एक बार IMF से कर्जा लिया है, जबकि पाकिस्तान इतने ही टाइम में 12 बार IMF से कर्जा ले चुका है। बार बार कर्ज लेने की वजह से अब पाकिस्तान आए दिनों अपने यहाँ पेट्रोल, डीजल और दूसरी जरूरी चीजों पर दाम बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसी से वो IMF के कर्जे की इंस्टॉलमेंट भरता है। 1999 में परवेज मुशर्रफ नाम के जनरल ने दोबारा सरकार का तख्ता पलट किया और खुद प्रेसिडेंट बन बैठे। इन सब हंगामों के बीच पाकिस्तान को कभी भी अपनी इकोनॉमी पर फोकस करने की मोहलत नहीं मिली। यहाँ से अब पाकिस्तान की आर्मी वहाँ की इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ये पाकिस्तानी आर्मी की तो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्राइवेट कंपनीज की तरह मार्केट में ओपन बिजनेस करती हैं। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी साबुन, तेल और दूसरी बेसिक चीजें बनाती हो? पाकिस्तान की आर्मी इकलौती ऐसी फोर्स है जो ये सारे काम करती है। पाकिस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने में भारी छूट देता है, जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट बिजनेस इनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी वहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ओनर है।
आज की तारीख में ये आर्मी 26 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी की मालिक है। यही नहीं, पाकिस्तान भर में 45,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर पाक आर्मी का कब्जा है। अब या तो पाक आर्मी खुद बिजनेस करती है या वही बिजनेसमैन मार्केट में सरवाइव कर पाता है जिनके आर्मी जनरल से अच्छे रिलेशन होते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और वहाँ के आर्मी जनरल्स ने वहाँ के संविधान का इतना खेल बनाकर रख दिया है कि जिस इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्मी या पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं उस इंडस्ट्री को भारी छूट दे दी जाती है। जहां एक तरफ 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यहां की इकोनॉमी को खोलकर एक भारी बूस्ट दिया था, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में 12वें पायदान से 2011 में तीसरे पायदान पर पहुंच गया था। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी को अभी भी वहां की आर्मी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिए हुए है। अगर एक ब्रॉड एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान में बेइंतहा करप्शन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आर्मी का हद से ज्यादा कंट्रोल और हद से ज्यादा फॉरेन एड पर डिपेंड होना, ये वो बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज इस हालत में है। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान 124 बिलियन यूएस डॉलर के कर्जे में है और इतनी बर्बादी के बावजूद भी 2023 के बजट में पाकिस्तान ने एजुकेशन पर 29 करोड़ डॉलर ही खर्च किए हैं। वहीं हेल्थ पर महज 7 करोड़ 80 लाख डॉलर और डिफेंस पर 516 करोड़ यूएस डॉलर खर्च किए हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के हर देश के पास अपनी एक आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर आर्मी के पास पूरा का पूरा देश है। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।